हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 24 अक्टूबर के करंट अफेयर्स क्विज। चैनल पे वीकली करंट अफेयर्स अपलोड हो गए हैं, आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारा डेली क्विज चल रहा है तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लें। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द 49th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सो 49th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बेसिकली किस चीज़ के लिए थी, यहाँ पे यही स्टेटमेंट्स है। तो हमने यहाँ पे देखना आर्टिकल 183 वाज अमेंडेड बाय द 49th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अगर हम 49th अमेंडमेंट की बात करते हैं तो 49th अमेंडमेंट एक्ट जो हुई थी बेसिकली ये अमेंडमेंट हुई थी आर्टिकल 163 में। आर्टिकल 163 में अमेंडमेंट की गई थी 49th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। सो यहाँ पे आर्टिकल 183 नहीं होगा, आर्टिकल 163 अगर होता तब ये स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट होती। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है हमारे पास बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिकॉज ये आर्टिकल 183 नहीं 163 होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, अंडर द अमेंडमेंट द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बिकेम अ मैटर ऑफ कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर। तो ये जो है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इस अमेंडमेंट के अंडर बेसिकली कहा गया था कि जो अपॉइंटमेंट होती है गवर्नर की किसी भी स्टेट में तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर के साथ भी कंसल्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 3 की अगर बात करें, द 49th अमेंडमेंट एक्ट was passed to address the issues arising from the federal structure of governance only। सो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 3 जो है हमारे पास ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिकॉज ये बात बिल्कुल सही है कि फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस की बात की गई थी, बट यहाँ पे ओनली लिखा है, दैट्स वाई ये स्टेटमेंट गलत है कि सिर्फ और सिर्फ फेडरल स्ट्रक्चर में गवर्नेंस की बात नहीं की गई थी। यहाँ पे बेसिकली जो है एक और मुद्दा उठाया गया था कि जो एब्यूज़ ऑफ पावर है गवर्नर का, गवर्नर जो अपनी पावर को मिसयूज़ करते हैं, तो यहाँ पे उस चीज़ का भी जो ये इशू है इसको भी एड्रेस किया गया था 49th अमेंडमेंट एक्ट में। सिर्फ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस की बात नहीं की गई थी। सो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 3 एंड स्टेटमेंट नंबर 1 जो है दोनों ही हमारे पास इनकरेक्ट है। देन स्टेटमेंट नंबर 4 की अगर हम बात करें, द 49th अमेंडमेंट एक्ट वॉज एनएक्टेड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ राजीव गांधी। सो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है कि 49th अमेंडमेंट एक्ट जो एनेक्ट हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था, ये राजीव गांधी के टेन्योर में हुआ था। सो यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं तो करेक्ट जो हमारे पास ओनली 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली 2 इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे डिजीज़ है एंड ये डिजीज़ किस बैक्टीरिया से होता है, डिजीज़ इज कॉज्ड बाय। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट पेयर देखें काला आजार, सो काला आजार इज कॉज्ड बाय। तो यहाँ पे फर्स्ट पेयर जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। काला आजार जो होता है ये कॉज्ड होता है किसी वजह से, कॉज्ड बाय लिश्मानिया डोनोवानी। सो यहाँ पे पेयर 1 बिल्कुल करेक्ट है। देन ट्रैकोमा, ट्रैकोमा डिजीज़ मैंने आपके साथ वीकली करंट अफेयर में भी डिस्कस किया है और डेली क्विज में भी हमने डिस्कस किया है। सो यहाँ पे ट्रैकोमा की अगर हम बात करें तो ट्रैकोमा का क्या था, ट्रैकोमा की अगर हम बात करते हैं तो ये मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था, क्लैमीडिया ट्रैकोमेटिस बैक्टीरिया के थ्रू होता है ट्रैकोमा। सो यहाँ पे जो है पेयर 2 हमारे पास इनकरेक्ट है। तो ट्रैकोमा होता है क्लैमीडिया ट्रैकोमेटिस की वजह से, काला आजार होता है लिश्मानिया डोनोवानी की वजह से, इज कॉज्ड बाय लिश्मानिया डोनोवानी, ट्रैकोमा इज कॉज्ड बाय क्लैमीडिया ट्रैकोमेटिस। देन अगर हम एमपॉक्स की बात करते हैं, एमपॉक्स इज कॉज्ड बाय ऑर्थोपॉक्स वायरस। mpox is caused by orthopox virus। then state that's why पेयर जो है 3 ये भी इनकरेक्ट है, पेयर 2 भी इनकरेक्ट है, जो पेयर 1 है हमारे पास बस ये करेक्ट है। देन अगर हम पोलियो की बात करें तो पोलियो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था और पोलियो सबसे इजी भी है। पोलियो इज कॉज्ड बाय पोलियो वायरस की वजह से होता है पोलियो। यहाँ पे पेयर 4 भी जो है हमारे पास इनकरेक्ट है। यहाँ पे हमसे करेक्टली मैच पूछा है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ओनली वन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, only one। Next question is, consider the following with reference to the entries included in the union list in the 7th schedule of the constitution। So union list जो है 7th schedule में mention है, union list, state list and concurrent list। So union list, state list and concurrent list ये मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था डेली क्विज में। So यहाँ पे 7th schedule की बात हो रही है और पूछ रहे हैं कि ये जो 1, 2 and 3 है, डिफेंस, पब्लिक हेल्थ एंड इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, तो इनमें से कौन सा यूनियन लिस्ट में इंक्लूड है, यूनियन लिस्ट में कौन सी चीज़ें आती हैं इनमें से। सो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट की अगर हम बात करें तो यूनियन लिस्ट में जो मैटर्स हैं इस पे, इन सब्जेक्ट्स पे जो है सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बना सकती है, और जो स्टेट लिस्ट में जो मैटर्स हैं इस पे सिर्फ स्टेट लिस्ट बना सकती है लॉज, एंड जो कॉन्करेंट लिस्ट में है इसमें स्टेट एंड सेंटर दोनों ही लॉज बना सकते हैं। सो यहाँ पे जो है यूनियन लिस्ट की बात करें तो यूनियन लिस्ट में हमारा आ जाता है सिटीजनशिप, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। सो यहाँ पे जो अगर हम देखें तो डिफेंस जो है हमारा ये यूनियन लिस्ट में होता है, एंड इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स जो होता है ये हमारा यूनियन लिस्ट में होता है।
सो यहाँ पे और सेकंड अगर स्टेटमेंट के सेकंड की अगर हम बात करें पब्लिक हेल्थ, तो पब्लिक हेल्थ आता है हमारा स्टेट लिस्ट में। सो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा 1 एंड 3। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछा तो करेक्ट हमारे पास 2 हैं, 1 एंड 3। द राइट आंसर इज ओनली 2। सो ओनली 2 जो होगा हमारे पास ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इन मणिपुर। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इन मणिपुर से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है द प्राइमरी पर्पस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इन मणिपुर टू प्रोवाइड लोकल सेल्फ गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 कि प्राइमरी पर्पस जो होता है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ मणिपुर का, इसका जो प्राइमरी पर्पस है वो क्या है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, द स्टेट असेंबली ऑफ मणिपुर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स इन मणिपुर। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 भी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है कि जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो फॉर्म होती हैं, फॉर्मेशन जो होता है ये बेसिकली किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट असेंबली ऑफ मणिपुर की। सो द स्टेट असेंबली ऑफ मणिपुर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इन मणिपुर। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, द टेन्योर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इन मणिपुर इज 5 ईयर्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 3 जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि जो टेन्योर होता है इलेक्टेड मेंबर्स का डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इन मणिपुर में वो होता है 5 ईयर्स। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 3 जो है ये भी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। हमसे यहाँ पे करेक्ट पूछ रहे थे तो जो आंसर होगा वो होगा ऑल द 3 आर करेक्ट। ऑल 3 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following conditions are favorable for the formation of tropical cyclone। so tropical cyclone की अगर हम बात करें so इसके लिए इसकी फॉर्मेशन के लिए कौन से कंडीशंस फेवरेबल होते हैं। सो वार्म ओशन वाटर जो होता है, वार्म ओशन वाटर एंड लो वर्टिकल विंड शीर जो होता है ये इसके लिए फेवरेबल होते हैं फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statements best describe geoengineering। so geoengineering बेसिकली क्या है, अगर हम जियो इंजीनियरिंग की बात करें सो मेथड ऑफ प्रिडिक्टिंग वेदर पैटर्न्स बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल डेटा, ये नहीं होता, ये मेथड ये नहीं है कि वे प्रिडिक्ट करे वेदर पैटर्न्स को। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, जेनेटिकली इंजीनियरिंग प्लांट्स टू अडेप्ट टू चेंजिंग ज्योग्राफिकल एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस, तो ये भी जो है हमारे पास बिल्कुल इनकरेक्ट है। थर्ड है यहाँ पे इंजीनियरिंग टेक्निक फॉर मेजरिंग जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ एंड चेंजेस इन अर्थ स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर सी भी हमारे पास इनकरेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट है लार्ज स्केल अटेम्प्ट टू ऑल्टर द अर्थ्स नेचुरल क्लाइमेट सिस्टम टू काउंटर द एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। सो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल करेक्ट होगा कि बेसिकली जो ग्लोबल वार्मिंग का एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है इसको काउंटर करने के लिए लार्ज स्केल अटेम्प्ट करना अर्थ के नेचुरल क्लाइमेट कंडीशन को, क्लाइमेट सिस्टम को ऑल्टर करने के लिए। सो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग मैथड्स। सो यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑफ द अबव जियो इंजीनियरिंग मेथड्स कैन बी यूज टू काउंटर द ग्लोबल वार्मिंग। सो ग्लोबल वार्मिंग को काउंटर करने के लिए इनमें से कौन से जियो इंजीनियरिंग मेथड्स यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पे जो है हमारा आंसर होगा, अगर हम देखें सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट यूज़ किया जाता है, डायरेक्ट एयर कैप्चर भी यूज़ किया जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल भी यूज़ किया जाता है। सो आंसर जो होगा वो होगा ऑल 3 इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास ये बिल्कुल करेक्ट होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ई कोलाई इन्फेक्शन। सो ई कोलाई इन्फेक्शन ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था वीकली करंट अफेयर्स में भी एंड डेली करंट अफेयर्स में भी। सो यहाँ पे ई कोलाई की अगर हम बात करते हैं, ई कोलाई इन्फेक्शंस आर रेयर प्रोटोजोन इन्फेक्शंस कैरेक्टराइज्ड बाय डायरिया एंड वॉमिटिंग। सो यहाँ पे जो है ई कोलाई इन्फेक्शन की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और ये रेयर नहीं है, ये कॉमन है। ये इन्फेक्शन जो होता है ई कोलाई ये कॉमन इन्फेक्शन है, अनकॉमन नहीं है। सो यहाँ पे रेयर बोल रहे हैं, दैट्स वाई ये स्टेटमेंट जो हमारे पास बिल्कुल इनकरेक्ट होगा। ये रेयर इन्फेक्शन नहीं है ई कोलाई। और इसमें अगर हम सिम्टम्स देखें तो इसमें जो होता है हाई फीवर होता है, डायरिया हो जाता है एंड वॉमिटिंग होती है। हाई फीवर की अगर हम बात करें तो 102 डिग्री से जो है ज़्यादा बुखार होता है, इसमें हाई फीवर होता है ई कोलाई इन्फेक्शन में। रेयर डिजीज़ नहीं है, कॉमन डिजीज़ है। सो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट 1 हमारे पास इनकरेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, कैरिबेपेनम मेडिसिन इज़ यूज टू ट्रीट ई कोलाई इन्फेक्शन। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है। कैरिबेपेनम मेडिसिन जो है ये यूज़ किया जाता है ई कोलाई इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए। सो यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछा था, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी ओनली 2। ओनली 2 इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज United Nations Security Council Resolution 1701 was adopted in 2006. The objective of the resolution is to, so basically ये resolution 1701 रिजोल्यूशन जो है यूएन का ये अडॉप्ट किया गया था 2006 में। और अगर हम 2006 की बात करें तो 2006 में इसे अगस्त 11 को
अगस्त 11 2006 में अडॉप्ट किया गया था। 2006 में क्या हो रहा था बेसिकली, 2006 में लेबनान एंड इसराइल की वॉर हो रही थी, और या फिर अगर हम बोलें हिजबुल्ला और इसराइल की वॉर हो रही थी 2006 में। तो इस वॉर को ख़त्म करने के लिए जो है यहाँ पे सीज़ फायर के लिए था 1701 रिजोल्यूशन, लेबनान एंड इसराइल के बीच में सीज़ फायर के लिए। सो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, टू एस्टैब्लिश अ सीज़ फायर एंड विड्रॉल इसराइली फोर्सेज फ्रॉम सदर्न लेबनान। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जामा मस्जिद दिल्ली। तो जामा मस्जिद से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं। इट वॉज बिल्ट बाय मुगल एम्पर शाहजहाँ इन हिज कैपिटल शाहजहानाबाद। सो ये जो है जामा मस्जिद की अगर हम बात करें तो जामा मस्जिद किसने कंस्ट्रक्ट करवाई थी, कंस्ट्रक्ट हुई थी 650 टू 656 के बीच में, 650 टू 656 के बीच में जामा मस्जिद की कंस्ट्रक्शन हुई थी, और किसने करवाई थी, शाहजहाँ ने। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है, शाहजहाँ ने कंस्ट्रक्शन करवाई थी, और जो ईयर था वो था 1650 टू 1656 के बीच में कंस्ट्रक्शन हुई थी शाहजहानाबाद में, जो कि ओल्ड दिल्ली है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, इट इज़ अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट गवर्न बाय द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। तो ये जो है हमारे पास बिल्कुल इनकरेक्ट है, यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे थे। ये जो है बेसिकली प्रोटेक्शन किसके अंदर इसको प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रोटेक्शन एंड गार्जियनशिप जो है ये किसके अंडर है, ये दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर आते हैं। बेसिकली दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर आता है, दिल्ली वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 के अंदर जो है इसे प्रोटेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे जो है एंशिएंट मॉन्यूमेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स नहीं होगा, यहाँ पे दिल्ली वक्फ बोर्ड होगा। सो दैट्स वाई ये जो स्टेटमेंट 2 है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछा था। तो यहाँ पे जो करेक्ट है हमारे पास ओनली 1 स्टेटमेंट जो होगा, ये आंसर होगा ओनली 1। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। चैनल पर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।